यह कहानी है 1905 से 1947 तक की, जब बंगाल के विभाजन की एक चिंगारी ने न सिर्फ पूरे देश में आजादी की ज्वाला भड़का दी, बल्कि अंततः उसी आग ने भारत को भी विभाजित कर दिया। यह सिर्फ एक संघर्ष नहीं था, बल्कि लाखों बलिदानों, टूटे सपनों और एक नए देश के जन्म की दर्द भरी दास्तान थी। आइए इसे एक एक कदम समझते हैं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हर एक पड़ाव आपको उस जज्बे, उस दर्द और उस बलिदान से रूबरू कराएगा जिसने हमें आजादी दिलाई। जैसे ही 20वीं सदी की शुरुआत हुई, भारत का हृदय तेजी से बदल रहा था और उस धड़कन का सबसे तेज केंद्र बन चुका था बंगाल। यह सिर्फ एक प्रांत नहीं रहा था, बल्कि क्रांति की आग में तपकर एक ऐसी भूमि बन चुका था जहां हर गली, हर चौक और हर युवा के भीतर आजादी की चिंगारी धधक रही थी। कलकत्ता के बौद्धिक गलियारों से लेकर गांवों की मिट्टी तक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असंतोष अब खुलकर आकार लेने लगा था। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए यह एक खतरनाक संकेत था। उन्हें समझ आ चुका था कि अगर बंगाल को नहीं रोका गया तो यही क्रांति पूरे भारत में फैल जाएगी, और इसी डर ने जन्म दिया एक ऐसी साजिश को जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। साल 1903 के आसपास, जब कलकत्ता के गलियारों में आजादी की गूंज अंग्रेजों की नींद उड़ाने लगी, तब साम्राज्यवादी हुकूमत ने महसूस किया कि बंगाल की 7.8 करोड़ देश की आबादी को अगर धर्म के नाम पर नहीं बांटा गया तो ब्रिटिश राज का सूरज जल्द ही अस्त हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के दिमाग में जहर का वो बीज पनप चुका था, जिसका मानना था कि एक संयुक्त बंगाल एक बद्धी शक्ति है और उसे दो टुकड़ों में तोड़ना ही हिंदू मुस्लिमों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने का सबसे आसान रास्ता है। विभाजन का बहाना तो प्रशासनिक सुविधा को बनाया गया, लेकिन पर्दे के पीछे ढाका की गलियों में मुसलमानों को यह कहकर उकसाया जा रहा था कि कांग्रेस केवल सवर्ण हिंदुओं की संस्था है और उनकी भलाई केवल एक अलग पहचान में है। 20 जुलाई 1905 को जब आधिकारिक तौर पर इस विभाजन की घोषणा हुई तो मानो पूरे देश की रगों में उबाल आ गया, और 16 अक्टूबर 1905 को जब इसे लागू किया गया तो बंगाल की सड़कों पर लोग एक दूसरे को राखी बांध रहे थे ताकि यह साबित कर सके कि कोई भी सरहद उनके दिलों को अलग नहीं कर सकती। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंग्रेजों की यह फूट डालो और राज करो की नीति रंग लाने लगी, और साल 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला, जहां पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की घातक मांग रखी गई। 30 दिसंबर 1906 को ढाका की धरती पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जन्म हुआ, जिसका प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादारी दिखाना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की RDH में अपना आधार मजबूत करना था। इसी बीच कांग्रेस के भीतर भी वैचारिक मतभेदों की चिंगारी सुलग रही थी, और 1907 के सूरत अधिवेशन में यह चिंगारी एक भीषण आग में बदल गई, जब नरम दल और गरम दल के बीच की खाई इतनी गहरी हो गई कि तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे उग्र राष्ट्रवादी नेताओं को अलग रास्ता चुनना पड़ दिया। कांग्रेस का यह बिखराव अंग्रेजों के लिए किसी जीत से कम नहीं था, क्योंकि अब उनका सामना करने वाला मोर्च कमजोर पड़ चुका था। साल 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों ने आग में घी डालने का काम किया, जब ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर धर्म के आधार पर चुनाव क्षेत्रों को मंजूरी दे दी, जिससे भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का वो जहर घुल गया जो आगे चलकर विभाजन की नींव बनने वाला था। इसी दौरान भारतीय राजनीति के पटल पर एक ऐसा चेहरा उभरा जो शुरुआती दिनों में हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा पैरोकार माना जाता था, और वो नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। 1910 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने जिन्ना उस समय सांप्रदायिक राजनीति के कट्टर विरोधी थे, और साल 1911 में जब भारी जन विरोध के कारण अंग्रेजों को बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा तो मुस्लिम लीग को गहरा झटका लगा। लीग के नेताओं को लगने लगा कि ब्रिटिश हुकूमत पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, और इसी राजनीतिक अस्थिरता के बीच 1913 में जिन्ना ने मुस्लिम लीग की सदस्यता ग्रहण की।
इस उम्मीद के साथ कि वे कांग्रेस और लीग के बीच एक सेतु का काम करेंगे। साल 1916 का लखनऊ पैक्ट उसी कोशिश का एक सुनहरा अध्याय था, जहां दोनों दल एक मंच पर आए, लेकिन इसी एकता की ओट में पृथक निर्वाचन मंडल को दी गई कांग्रेस की सहमति ने भविष्य के पाकिस्तान की पहली ईंट रख दी थी। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका से लौटे मोहनदास करमचंद गांधी ने चंपारण और खेड़ा के आंदोलनों के जरिए भारत की राजनीति को ड्राइंग रूम से निकालकर खेतों और खलिहानों तक पहुंचा दिया था। 1919 का साल भारत के लिए काला अध्याय लेकर आया, जब रोलेट एक्ट जैसे दमनकारी कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए निहत्थे मासूमों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। अमृतसर की उस मिट्टी के लाल होने की खबर ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया और गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग और खिलाफत आंदोलन की ऐसी लहर उठी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। लोग सरकारी नौकरियां छोड़ रहे थे, छात्र स्कूल कॉलेज त्याग रहे थे और विदेशी सामान की होलियां जलाई जा रही थीं। लेकिन 1922 में चौरी चौरा की एक हिंसक घटना ने इतिहास की दिशा बदल दी। गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लिए जाने से देश के युवा क्रांतिकारियों में ऐसी निराशा फैली कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बिस्मिल जैसे नायकों ने हथियारों के जरिए आजादी छीनने का संकल्प लिया। काकोरी की ट्रेन डकैती से लेकर असेंबली में बम धमाकों तक इन वीरों ने ब्रिटिश सत्ता को यह बता दिया कि अब हिंदुस्तान की जनता पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी, जिसकी आधिकारिक मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर की गई थी। साल 1932 में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, तो उसका मकसद हिंदू समाज को और अधिक टुकड़ों में बांटना था। लेकिन गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट ने उस चाल को काफी हद तक नाकाम कर दिया। हालांकि इसी समय कैम्ब्रिज में पीआरएचने वाले एक छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में एक पंफलेट जारी किया, जिसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का जिक्र था। उस वक्त जिन्ना ने इसे एक छात्र की बचकानी कल्पना कहकर खारिज कर दिया था, लेकिन राजनीति के गर्भ में कुछ और ही पक रहा था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जब 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, तो कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की और कई राज्यों में सरकारें बनाई। मुस्लिम लीग की करारी हार ने जिन्ना को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर वे मुख्य धारा की राजनीति में बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें धर्म का सहारा लेना ही होगा। यहीं से कांग्रेस और लीग के बीच की खाई व्यक्तिगत अहंकार और सत्ता के संघर्ष में तब्दील हो गई। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया में फैली, तो बिना भारतीय नेताओं की सहमति के ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में झोंक दिया। इसके विरोध में कांग्रेस की सभी प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया, जिसे जिन्ना और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाकर यह साफ कर दिया कि अब रास्ते अलग हो चुके हैं। वायसराय लिनलिथगो और बाद में लॉर्ड वेवेल ने जानबूझकर जिन्ना को कांग्रेस के बराबर लाखदी दिहा किया, ताकि भारतीय स्वतंत्रता की मांग दो गुटों के आपसी झगड़े में उलझ कर रह जाए। इसी रणनीति के तहत 24 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क में मुस्लिम लीग ने वो ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, जिसने आधिकारिक तौर पर एक अलग राष्ट्र की मांग को पत्थर की लकीर बना दिया। 1942 का साल आते आते हवाओं में बारूद और नफरत की गंध फैल चुकी थी। गांधी जी ने जब भारत छोड़ो का नारा दिया और कांग्रेस के तमाम बद्ध नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, तब जिन्ना के लिए मैदान पूरी तरह साफ हो चुका था। इन 3 सालों में जब कांग्रेस जेल में थी, जिन्ना ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ मिलकर अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर लीं कि वे मुसलमानों के लिए एक अनिवार्य आवाज बन गए। 1945 की शिमला कॉन्फ्रेंस तक आते आते जिन्ना का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार करने से मना कर दिया जो लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि न मानता हो। अंग्रेजों ने पर्दे के पीछे से जिन्ना की इस हट को हवा दी।
क्योंकि वे जानते थे कि जितना अधिक गतिरोध बढ़ेगा, भारत उतना ही कमजोर होकर उनके हाथ से निकलेगा। कैबिनेट मिशन की असफलता ने यह साफ कर दिया था कि अब कोई भी मध्य मार्ग संभव नहीं है। 16 अगस्त 1946 का वह काला दिन भारतीय इतिहास के सबसे बड़े रक्तपात का गवाह बना, जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमें या तो विभाजित भारत चाहिए या फिर तबाह भारत। कलकत्ता की गलियों में जो तांडव हुआ, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हजारों बेगुनाह लोग सिर्फ इसलिए मार दिए गए क्योंकि उनकी आस्था अलग थी। सड़कों पर लाशों के ढेर लगे थे और गिद्धों का जमावड़ा था। ये दंगे केवल हिंसा नहीं थे, बल्कि जिन्ना की वो आखिरी चाल थी जिसने कांग्रेस और अंग्रेजों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि अब विभाजन ही एकमात्र रास्ता बचा है। लॉर्ड माउंटबेटन के भारत आते ही विभाजन की प्रक्रिया ने एक घातक रफ्तार पकड़ ली। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने उस योजना की घोषणा की जिसने सदियों पुराने अखंड भारत के सीने पर सरहद की लकीर खींच दी। एक अंग्रेज वकील सिरिल रेडक्लिफ, जिसने कभी भारत की जमीन पर कदम भी नहीं रखा था, उसे यह जिम्मेदारी दी गई कि वह नक्शे पर पेंसिलों से 2 देशों की सीमा तय करे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 की उस रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारत अपनी आजादी और अपने अस्तित्व के 2 टुकड़ों में बंटने का गवाह बना। रेलगाड़ियां लाशों से भरी हुई आ रही थीं और पंजाब की नदियां इंसानी खून से लाल हो चुकी थी। वह विभाजन केवल जमीन का बंटवारा नहीं था, बल्कि उन परिवारों, उन यादों और उस साझी संस्कृति का कत्ल था जिसे सदियों में संजोया गया था। जिन्ना को उनका कटा फटा पाकिस्तान तो मिल गया, लेकिन उसकी कीमत करोड़ों लोगों के लहू और सदियों पुरानी साझा संस्कृति की तबाही से चुकाई गई। इस विभाजन ने सिर्फ सरहदें नहीं बांटी, इसने 2 देश, 2 परिवार, 2 भाई और लाखों दिलों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये थी भारत के विभाजन की बुरी सच्चाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।